हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कक्षा 12वीं इंडियन इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 या फिर बोले तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर को एनिमेटेड फॉर्मेट में यानी कि स्टोरी की तरह समझना है तो ऊपर आई बटन में मैं एक लिंक लगा दूंगा, जाके वहां से देख लेना। बट अभी अपनी कुर्सी की पेटी टाइट कर लो क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और जिन लोगों के पास हमारी हेल्प बुक्स हैं, कृपया करके बालकों चैप्टर नंबर 3 ओपन कर लो, साथ में पढ़ोगे, बहुत सॉलिड मजा आएगा। और जिनके पास नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप ले सकते हैं फ्रॉम Amazon और डायरेक्टली फ्रॉम अपनी वेबसाइट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं 1991 की। देखो 1991 में भारत ने बहुत सारे बदलाव किए, मतलब पूरी इकोनॉमी बदल गई थी। जैसे हम 1991 से पहले थे वैसे अब नहीं रहे, पूरी तरीके से चेंजेस आ गए। बट ये चेंजेस आए क्यों? ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने हमें यानी भारत देश को मजबूर किया कि वो अपनी पॉलिसीज को पूरी तरीके से बदल लें? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वो रीजन जिनकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी या इकोनॉमिक रिफॉर्म आए। देखो अपन ने पढ़ा है 1950 से लेकर 1990 तक, जो पिछला चैप्टर था, हमारी सरकार ने गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रिविलेज दी, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा काम करने नहीं दिया, अपने हिसाब से बहुत सारे प्लान्स बनाए। बट ये सारी प्लान 1990 तक आते आते कहीं ना कहीं खराब होते दिख रहे थे। मतलब हर तरफ से हमें ऐसा दिख रहा था कि भारत देश फंस रहा है। कैसे फंस रहा है? 4-5 पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे यहां जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, मतलब हमारे पास जो डॉलर, पाउंड, यूरो, ये दूसरे देश की करेंसी होती है जो कि एक्सपोर्ट करने या इंपोर्ट करने में मदद करती है, उनके रिजर्व खत्म हो रहे थे। मतलब अगर मैं एक अप्रोक्सीमेट नंबर दूं तो हमारे पास मात्र 2 हफ्ते, 2 हफ्ते का मतलब समझते हो, 14 दिन, 14 दिन भी हम इंपोर्ट कर सकते थे, उसके बाद इंपोर्ट के लिए 1 रुपया भी नहीं बचता। यानी कि 15वें दिन से भारत बिल्कुल गरीब हो जाता। ऐसी कंडीशन में हम आ गए थे। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर था, मतलब जिसको 40 साल हमारे देश की गवर्नमेंट ने प्रिविलेज दी, सारा सपोर्ट दिया, वो सेक्टर फेल हो रहा था। अब पब्लिक सेक्टर के फेल होने के रीजन हम सब जानते हैं भाई, बहुत सारी आराम वाली जिंदगी होती है, बस ऑफिस में आओ बैठे रहो। तो उन 40 सालों के अंदर हमारा पब्लिक सेक्टर आगे नहीं बढ़ा। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि कंपटीशन नहीं था। हमने बोला कि भाई बाहर से कुछ नहीं मंगाना, जो है घर पे ही बनाना है। अब कोई कंपटीशन नहीं है तो पब्लिक सेक्टर अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, इसका हमें पता ही नहीं चला। और 1990 आते-आते वो सेक्टर फेल होने लग गया। बहुत ज्यादा पैसे मांगने लग गया, प्रॉफिट दे नहीं रहा था। हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था। फिस्कल डेफिसिट बोले तो लोन, लोन। जैसे मान लो हमारा जीडीपी अगर 100 रुपए है, कितना? 100 रुपए। तो हम 1991 तक आते-आते 8.5 रुपए यानी 8.4% ऑफ आवर जीडीपी हम लोन ले रहे थे, बोरो कर रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है जिससे देश पे बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये पहले 5% के आसपास था 1981 तक, पर 1991 तक आते आते 8.4 पहुंच गया। आज के समय में हम लोन लेते हैं पर वो 2-2.5-3% ऑफ आर जीडीपी होता है, जो कि इतना बड़ा नंबर नहीं है इन कंपैरिजन टू जीडीपी। बट 8.4% बिल्कुल अलार्मिंग हो गया था उस समय। इसके साथ साथ हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें भी डेफिसिट आ गया। यानी सिंपल भाषा में बोले तो हमारे एक्सपोर्ट जो थे ना, वो नहीं हो रहे थे, एक्सपोर्ट नहीं हो रहे थे और हमें बार-बार इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि यार कहीं न कहीं हम लोग इतने डेवलप नहीं हुए कि सारा सामान खुद बना लें, तो हमें सारा सामान बाहर से मंगाना पड़ता था। ठीक है? और इतने सक्षम भी नहीं थे कि सामान बाहर भेज दें। हम रॉ मटेरियल भेज रहे थे और बना-बनाया सामान ला रहे थे। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी टूट रहा था। और इसके साथ-साथ जो आखिरी पॉइंट है सबसे जरूरी, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भारत देश में बढ़ रही थी। आज अगर मैं आपको एक नंबर बताऊं तो हमारे देश में इन्फ्लेशन 5 से 6% के बीच में बढ़ता है। यानी हर साल 5% महंगाई बढ़ जाती है। बट 1991 में यह परसेंटेज था 17। कितना? 17%। सोच के देखो, लोगों की कमाई नहीं हो रही, लोग बेरोजगार हैं, गरीबी आ रखी है और दूसरी तरफ महंगाई 17% की रेट से बढ़ रही है। भाई इसका सबसे बड़ा रीजन है कि डिमांड तो होती जा रही थी, लोग तो पैदा हो रहे थे, अब वो कमा नहीं रहे पर वो डिमांड तो कर रहे हैं। तो इस वजह से महंगाई भी बढ़ रही थी। यानी सिंपल भाषा में बात करें तो हम पूरी तरीके से दलदल में उतरते जा रहे थे। 10-20 दिन और लगते तो हम पूरी तरीके से उसमें डूब ही जाते। बट उस समय कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत की पूरी तकदीर बदल दी।
उस समय जो सरकार थी तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर वो थे जिनको हम सभी आज तक बहुत गर्व से जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन दोनों ने मिलकर, या बोले इनकी सरकार ने मिलकर एक जुगाड़ बिठाया। ये गए आईएमएफ के पास। आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक बोले तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो देश को पैसा देती है, और उसके पास जाकर इन्होंने बोला कि भैया हमें पैसा चाहिए। कितना? $7 बिलियन। सोच के देखो, $7 बिलियन, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ये नंबर। इतने पैसे की उन्होंने डिमांड करी। अब जब डिमांड कर रहे हैं, आईएमएफ ने कहा ठीक है हम लोग दे तो देंगे, पर हम 3 शर्तें रखते हैं। शर्त नंबर 1 कि आप प्राइवेट को ओपन अप करने दोगे। शर्त नंबर 2, बिजनेस करने में आपके देश में जो भी परेशानियां हैं वो सारी परेशानियों को हटा दो। जितनी आप हटा सकते हो उतनी तो हटा ही दो। और तीसरा, पूरी दुनिया को भारत देश का अंदर आने दो और उनको यहाँ आके व्यापार करने दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो यहीं से पैदा हुई 1991 की पॉलिसी। वापस रिपीट करता हूं, पहला काम उन्होंने क्या बोला कि बोले प्राइवेट को आगे बढ़ने दो। तो यहां 1991 की पॉलिसी में उसको नाम दिया गया प्राइवेटाइजेशन। उन्होंने कहा बिजनेस करने में जो जो परेशानी है उनको हटा दीजिए, जिसको नाम दिया गया लिबरलाइजेशन। और तीसरा, पूरी दुनिया के लिए भारत के दरवाजे खोल दीजिए, उसको नाम दिया गया ग्लोबलाइजेशन। और यहीं से भारत देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, का जन्म हुआ, और यहां से भारत की तकदीर पूरी तरीके से बदल गई। ठीक है। तो 1991 के जो पीवी नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने जो पॉलिसी निकाली उसके 3 पिलर थे, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ये तीनों काम करेंगे कैसे, या क्या अप्रोच रहेगी, हम कैसी पॉलिसी बनाएंगे? तो सरकार ने कहा हम 2 प्रकार की पॉलिसी बनाएंगे। एक पॉलिसी ऐसी होगी जो इंस्टेंट काम करेगी और शॉक देकर हमारी इकोनॉमी को खड़ा कर देगी। जैसे मानो कि एक आदमी है जो यहां उसको जाना है, ये उसका एंड गोल है, ठीक है। वो इस पे चल रहा था, चलते चलते वो एक गड्ढे में गिर गया यहां पर। अब अगर आप उसको जिताना है तो आप क्या करोगे? पहले तो उसको गड्ढे में से बाहर निकालोगे, एक बार वो बाहर आ जाए तो उसको आगे बढ़ाओगे। तो हमारी सरकार ने भी कहा हम यही 2 काम करते हैं। कुछ ऐसी पॉलिसीज निकालते हैं जिससे जो हमारी इकोनॉमी गड्ढे में गिरी हुई है इसको बाहर निकाला जाए, जिनको नाम दिया गया स्टेबलाइजिंग मेजर। यानी कि ये वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज थी जो हमारी इकोनॉमी को इंस्टेंटली सुधार दे, इन्फ्लेशन को कम कर दे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधार दे। जैसे सरकार ने डिवैल्यूएशन कर दिया, डिवैल्यूएशन मतलब रुपीस की वैल्यू को कम कर दिया ताकि बाहर से सामान आ जाए, ठीक है, या बाहर से सामान क्या आ जाए, बाहर हम सामान भेज सके, यानी हम एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है। तो एक तो थे स्टेबलाइजिंग मेजर, दूसरे थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, कि एक बार अगर हम यहां तक पहुंच गए तो इसके बाद हमारे देश को लॉन्ग टर्म में आगे भगाना है, तो इसके लिए हम लॉन्ग टर्म मेजर्स लेते हैं जो भारत की एफिशिएंसी को और कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करे। ठीक है। तो ये हमारी सरकार ने जुगाड़ कर लिए थे। अब हम इन जुगाड़ों को कैसे लिबरलाइजेशन में ढाला, प्राइवेटाइजेशन में ढाला और ग्लोबलाइजेशन में ढाला, ये पढ़ते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं लिबरलाइजेशन। अब ये लिबरलाइजेशन इस शब्द का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। लिबरलाइजेशन का सिंपल भाषा में मतलब होता है रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर एंट्री एंड ट्रेड बैरियर। सिंपल भाषा में बोले तो व्यापार में आने वाली सभी दुविधाओं को आराम दे देना, थोड़ा रिलैक्स कर देना, इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। 1991 से पहले हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के आने पे हो या उनका बिजनेस बड़ा करने पे हो। ठीक है। फ्रॉम टेकिंग रिस्क और लार्ज प्रोजेक्ट्स। और इस वजह से कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ रहा, मतलब वो जिन जिन सेक्टर में काम कर रहा था वहां पे भी उसको रोक रखा था, और बहुत सारे सेक्टर तो सिर्फ सरकार के लिए अटका रखे थे। अब 1991 की पॉलिसी में सरकार ने बोला नहीं, लिबरलाइज करते, यानी कि थोड़ा सा आजादी दे देते हैं हम बिजनेस करने के अंदर। अब जो ये आजादी मिली, ये आजादी 5 अलग अलग सेक्टरों में दी गई। क्या बोला? ये आजादी 5 अलग अलग सेक्टरों में दी गई। पहला सेक्टर था इंडस्ट्रियल, यानी इंडस्ट्रीज के अंदर आजादी दी गई। फाइनेंशियल, पैसे से रिलेटेड बैंकों में थोड़ी आजादी दी गई। फिजिकल, टैक्स की रेट में आजादी या टैक्स में थोड़ा सा ईज कर दिया गया। फॉरेन एक्सचेंज, बाहर से कुछ मंगाना है, बाहर कुछ भेजना है उसमें। एंड लास्ट, व्यापार करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। इन सभी जगह सरकार ने आजादी या ट्रेड बैरियर को हटाने का काम किया। अब कैसे किया?
पहले पकड़ते इंडस्ट्री में सरकार ने ये आजादी कैसे दी, या इंडस्ट्रियल सेक्टर में सरकार क्या क्या रिफॉर्म लेकर आई। रिफॉर्म शब्द का मतलब होता है री मतलब वापस, फॉर्म मतलब बनाना। तो जब सरकार वापस बनाती है किसी चीज को, वापस नए तरीके से शुरू करती है, तो उसको रिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री जो चल रही थी भारत देश में, उनमें कैसे सरकार ने आजादी दी। देखो, सबसे पहले आजादी सरकार ने दी लाइसेंसिंग। पहले क्या होता था कि प्राइवेट को अगर कोई भी बिजनेस करना, तो उसे बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे। और बिजनेस करना तो छोड़ो, नया बिजनेस शुरू करना है या पुराने को बढ़ाना है, तो भी लाइसेंस लेने पड़ते थे। अब आप सभी जानते हैं कि अगर सरकार के पास जाना है लाइसेंस लेने के लिए, गए, लाइनों में लगना पड़ेगा, बहुत सारे चक्कर काटने पड़ेंगे, और इस वजह से प्राइवेट रुक जाता था। वो कौन माथामारी करेगा। बट 1991 की पॉलिसी में सरकार ने कहा कि लाइसेंस जो है, अब वो 5 प्रकार की इंडस्ट्री तक सीमित होंगे। यानी कि सिर्फ 5 इंडस्ट्री ऐसी होंगी जिनमें अगर आपको खोलना है अपना बिजनेस तो लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, वरना आप बिना लाइसेंस के भी काम कर सकते हो। वो 5 थी भाई साहब, लिकर, शराब, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, एक्सप्लोजिव और केमिकल्स। ठीक है, डेंजरस केमिकल हो गए, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव हो गए। अगर इस प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हो जो कि बहुत डेंजरस है, तो आप लोगों को लाइसेंस लेने की जरूरत है, वरना आप लाइसेंस मत लो, आप डायरेक्टली बिजनेस शुरू कर दो। मजा आ गया इंडस्ट्री को। सेकंड काम जो किया वो था पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करना। पहले हमारी सरकार ने, अगर आपको याद हो, 1956 में सरकार ने आईपीआर निकाला था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जिसके तहत सरकार ने आईपीआर 1956 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई थी। शेड्यूल, आपको पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा अपन ने, SCHEDULE, ए बी सी, जिसमें 17 इंडस्ट्री थी जो सरकार ने कहा था कि इसको हम ही पकड़ेंगे, हम ही चलाएंगे। अब ये सारी वो इंडस्ट्री थी जिससे प्रॉफिट बनता है। अब सारा प्रॉफिट सरकार ले जा रही थी, तो प्राइवेट बोला कि यार हमारे लिए क्या, खिलौने बनाने को छोड़ दिया, हम भी बड़ा बड़ा बिजनेस करेंगे। सरकार ने कहा ठीक है। 1991 की पॉलिसी में सरकार ने पब्लिक सेक्टर के रोल को 17 से हटा के कितना कर दिया, 3 कर दिया, जिसमें आते हैं एटॉमिक पावर, ठीक है, डिफेंस और रेलवे, जो आज भी सरकार के कंट्रोल के अंदर है। रेलवे में थोड़ा सा आईआरसीटीसी को इंक्लूड किया है, बट अभी भी ये तीनों सिर्फ सरकार के लिए फिक्स हैं। बाकी सभी में सरकार ने कहा कि प्राइवेट आ सकता है और अपना बिजनेस खोल तो सकता ही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट 1970 में एक एक्ट लाई थी, 1970 में, जिसका नाम था MRTP एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। क्या बोला, मोनोपोली एक अधिकार, रिस्ट्रिक्टेड रोकना, ट्रेड व्यापार को, प्रैक्टिस व्यापार में होने वाले कामों। तो ये एक ऐसा एक्ट था जो कहता था कि भाई सब कुछ सरकार से पूछ के करो, सरकार के परमिशन के बिना ना तो आप बिजनेस खोल सकते हो, ना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें थी जो इन्होंने रोक लगा दी थी। तो अब इन्होंने कहा कि यार इसको हटाओ। 1970 में इस एक्ट को अब कम कर दिया गया, बहुत मिनिमम ही कर दिया गया कि इसको हटा दो, ऐसा कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हो। सरकार ने 1991 में किया था कि इंडस्ट्रीज बढ़े। आखिरी जो काम किया, देखो इंडस्ट्री जब चालू होती है तो उनको है ना कैपिटल गुड, मशीन्स बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ती है। अब मशीन जब इंपोर्ट करानी पड़ेगी तो पैसा लगेगा। और पहले क्या होता था, सरकार कहती थी नहीं हम इंपोर्ट भरोसा नहीं करेंगे, हम तो खुद ही बनाएंगे सब कुछ। भाई आज के समय में भारत आत्मनिर्भर बन सकता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, पर उस समय नहीं थे। तो उस समय ये सारा काम पॉसिबल नहीं था, तो इंडस्ट्रीज आगे बढ़े, इसलिए सरकार ने परमिशन दे दी कि जो आप है ना, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स कर लो, आराम से कर लो। आप जो मशीन रिलेटेड सामान है उनको आप बाहर से मंगा सकते हो, आपको आजादी है, आपको जो लगता है सही है उसको आप बाहर से इंपोर्ट कर लो, हम संभाल लेंगे बाकी सब। क्लियर हो गया। तो ये हमारी सरकार ने किया किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रीज को सुधारने में। अब इंडस्ट्रीज के बाद जो दूसरा सेक्टर सरकार ने लिबरलाइज किया वो था आपका फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि बैंकों का सेक्टर। 1991 से पहले क्या होता था कि सब कुछ गवर्नमेंट होगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं खोलेगा, ना उसको बढ़ाएगा ना चलाएगा, आरबीआई सब चीजों का ध्यान रखेगी, मतलब काफी ज्यादा कंजस्टेड था। और सिर्फ सरकारी बैंक होते थे, तो प्रॉब्लम क्या थी कि सरकारी बैंक अच्छे हैं बुरे हैं इसकी बात ही नहीं उठती थी। अब 1991 में सरकार ने क्या कहा कि भाई प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, तो प्राइवेट बैंक्स भी भारत के अंदर खुल सकते हैं और बेहतरीन तरीके से ऑपरेट हो सकते हैं। समझ में आ गया। तो प्राइवेट को आजादी मिल गई कि आप अपने बैंक खोलो और उनको बढ़ाओ, जितना चाहो उतना बढ़ाओ, नई ब्रांचेस खोलो, जो करना है करो, आप तो बस आ जाओ।
बहुत सारा इन्वेस्टमेंट डाल लेके आओ और बहुत सारा कंपटीशन भी लेके आओ। तो प्राइवेट सेक्टर को आजादी मिली कि अब वो भारत के अंदर बैंक खोल सकते हैं। इसके साथ साथ आरबीआई जो था ना, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके भी रोल को बदल दिया। पहले वो एक रेगुलेटर था। क्या था? रेगुलेटर मतलब चलाने वाला। जैसा होता है ना पंखे का रेगुलेटर, पंखा कम करना है, तेज करना, तो वो उसी रेगुलेटर पे डिपेंड होता सारी चीजें। अब इन्होंने कहा सरकार ने कि भैया तुम नहीं, अब रेगुलेटर नहीं बन सकते हो तुम, क्योंकि तुम जब तक रहोगे तब तक प्राइवेट आजादी खुल के काम नहीं कर पाएगा। तो अब तुम रेगुलेटर मत बनो, अब तुम फैसिलिटेटर बनो। क्या बनो? फैसिलिटेटर बनो। फैसिलिटेटर का मतलब अब आप सिर्फ मदद करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें मदद कीजिए, और उसके अलावा आप बस चुपचाप बैठ के देखिए। तो आरबीआई के रोल को चेंज करते हैं, जिससे प्राइवेट को और मजे आ गए। बोले यार ये सही है, आजादी मिल गई। ध्यान रखना, हम ये प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं कर रहे, हम आजादी की बात कर रहे हैं। लिबरलाइजेशन मतलब आजादी व्यापार करने। तो जैसे ही आरबीआई जो है वो चेंज होके फैसिलिटेटर बना, वैसे ही प्राइवेट बैंक बोले अब तो हम खुल के काम कर सकते हैं, समझ रहे, कंपटीशन दे सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को चेंज कर दिया गया। पहले अप्रोक्सीमेटली 40% तक थी कि भाई बाहर की कंपनी अगर भारत में आएगी तो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकती है, पर 40% करने से कंट्रोल नहीं मिलता था उनको। भाई 50% ज्यादा जो होगा उसी का मालिकाना हक। ये बोले बाहर की कंपनी बोले हम आते भी हैं, हम पैसा भी लगाते हैं, पर मालिकाना हक उसका होता है, तो नहीं आएंगे हम। तो इसको भी बढ़ा दिया, इसको बोला बोले काम करो 51 कर दो, और फिर बढ़ा के इसको 70-74 के आसपास भी कर दिया गया। यानी कि अब बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा था और यहां पर वही लोग, बाहर वाले लोग कंट्रोल भी रख रहे थे कि भाई हमारी कंपनी हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, हम मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं। और इसके साथ साथ एक्सपेंशन का फ्रीडम भी मिला, यानी कि प्राइवेट बैंक जितना चाहे जरूरत के हिसाब से एक्सपेंड कर सकते हैं, उनको कोई प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखते हैं ना, आपके शहर में कोई सा भी एक प्राइवेट बैंक ले लो, फर्ज कीजिए एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक की बहुत सारी ब्रांचें मिल जाएंगी आपको, शहर के किसी भी कोने में चले जाओ मिल जाएगी। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या परमिशन लेनी पड़ती? पहले लेनी पड़ती थी, अब कोई परमिशन नहीं है, एचडीएफसी बैंक को लगा नहीं यहां पर भी होना चाहिए, खोल दिया। ठीक है, तो प्राइवेट बैंक जो है वो अब एक्सपेंड कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बुला भी सकते हैं, और सारा काम बहुत आराम से कर सकते हैं, ये आजादी मिल गई। फाइनेंशियल सेक्टर के बाद तीसरा सेक्टर जो आता है वो है फिस्कल सेक्टर। क्या था? भारत में पहले टैक्स ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, एक सामान्य आदमी टैक्स को समझता नहीं था, और क्योंकि वो समझता नहीं तो वो उससे डरता था। हमारी सरकार ने कहा कि जब तक पब्लिक डरेगी तब तक वो कुछ नहीं करेगी, उसको लगेगा कि सरकार जालिम है। अब जो कि है या नहीं है इस बारे में अपन बात नहीं करेंगे, बट उसको लगेगा सरकार जालिम है तो वो काम नहीं करेगी। तो सरकार ने क्या बोला, बोले यार इसको सुधारते हैं, इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। तो सरकार ने टैक्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर में कई सारे बदलाव किए। फिस्कल का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया टैक्स के अंदर चेंजेस। क्या क्या बदलाव किए? डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स होता है उसको कम करा। सरकार ने बोला भैया हम डायरेक्ट टैक्स कम कर रहे हैं, तुम अपनी इनकम बढ़ा लो। लोगों को प्रमोट किया कि भैया हम इनकम टैक्स को कम कर रहे हैं, अब आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर लो ताकि आप ज्यादा कमाओ और खुश रहो। इसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसको भी थोड़ा सा कम किया और उसको भी थोड़ा सुधारा। भाई तब तो जीएसटी था नहीं, पर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनको कम किया और उसके प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना शुरू करा, ताकि लोग उसको समझ भी पाए और डरे ना उससे और खुल के अपना बिजनेस कर पाए। यानी कि तीसरा काम, सिंप्लीफाइड टैक्सेशन प्रोसेस किया। अब आप देखोगे तो टैक्स के जितना आप रखते हो या आपको जितना टैक्स भरना है वो बहुत इजीली आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आपने सीए रखा है तो वो भी कैलकुलेट कर सकता है। समझ में आ गया? तो ये काम किया सरकार ने टैक्स वाली चीज में, ताकि लोग टैक्स को लेकर डरे। चौथा सेक्टर जहां गवर्नमेंट ने कहा थोड़ा सा आसान करते हैं बिजनेस को, वो सेक्टर था फॉरेन सेक्टर। अब भाई दुनिया से कनेक्ट करना है हमें, तो फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड काफी सारी चीजों में बदलाव किया। क्या क्या बदलाव किया पहले समझना। पहले बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज इस शब्द का मतलब समझो। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि मान लो हमारे पास रुपये है, तो हमें कितना डॉलर देना पड़ेगा या कितना रुपये देना पड़ेगा एक डॉलर खरीदने के लिए, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि कितने रुपए लगेंगे एक डॉलर खरीदने में। इसमें जो ये वर्ड है फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब होता है हमारे लिए रुपीस को छोड़कर जितनी भी करेंसी है, चाहे यूरो हो, पाउंड हो, डॉलर हो, वो सब कुछ फॉरेन एक्सचेंज है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म का मतलब बाकी सभी करेंसी के लिए हमने क्या क्या चेंजेस करे। तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो हमने करा वो था डिवैल्यूएशन।
डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, रुपीस की वैल्यू गिरा दी। ये सरकार ने खुद किया था। सरकार ने कहा रुपीस की वैल्यू को गिरा दो। क्यों गिरा दो? सर रुपीस की वैल्यू गिरेगी तो हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। रुपीस की वैल्यू गिरेगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा, हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो रुपीस की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। देखो, जब सरकार करती है तो उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं, जब ये डिमांड और सप्लाई के मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मैक्रो में आपका पूरा चैप्टर है, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में मैं लगा दूंगा। नेक्स्ट जो काम सरकार ने किया वो था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम लगाना। हमने पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को ज्यादा फायदा दे रखा था, या उसके ऊपर हम ज्यादा रिलाय करते थे, पर सरकार ने बोला यार एक काम करो, फ्लेक्सिबल कर दो एक्सचेंज रेट सिस्टम को। फ्लेक्सिबल का मतलब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वैल्यू को फ्लक्चुएट होने दो। जब ऐसा होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हो रहा है तो हमें फायदा होगा। और साथ साथ लोग जो है ना स्पेक्यूलेशन या सट्टेबाजी के लिए भी करेंसी को परचेज और सेल करना शुरू करते हैं। तो भारत में आज भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, या हमारे यहाँ तो डर्टी फ्लोटिंग चलती है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर डिमांड और सप्लाई चला रही है काम, और अगर कुछ ज्यादा ऊपर या नीचे होता है तो हमारे यहां जो आरबीआई है वो उसको कंट्रोल करने का काम करती है। क्लियर हो गया? ठीक है। लास्ट जो लिबरलाइजेशन किया गया वो था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे, यानी व्यापार और इन्वेस्टमेंट कितना बाहर से आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या क्या किया गया? सबसे पहले कोटा सिस्टम को हटाया। अभी कोटा क्या है पहले उसको समझो। 1991 से पहले सरकार ने टैरिफ और कोटा लगा रखा था। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, कोटा का मतलब होता है कितना सामान आएगा, इसका क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, कि भाई बाहर से सिर्फ 100 करोड़ का ही सामान इंपोर्ट करेंगे, इससे ज्यादा पूरे साल में नहीं करेंगे। आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि हमने कहा कि भैया हम तो सेल्फ रिलायंस बनेंगे, हम क्या करेंगे बाहर से कुछ भी नहीं मंगाएंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करके घर पे ही बना देंगे सारा सामान। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई? बाहर के लोग आए नहीं भारत। तो सरकार ने पहले क्या किया, इस टैक्स की रेट को जो है ना, जहां जहां सरकार कम कर सकती थी कम करा, जहां जहां हटा सकती थी हटा दिया। तो सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी यानी इंपोर्ट पे लगने वाले टैक्स को कम किया। बाहर से कोई सामान हमारे यहाँ आ रहा है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको सरकार ने कम किया, ताकि पैसा तो आता रहे। और जो हम बाहर सामान बेच रहे हैं उस पे लगने वाले टैक्स को पूरी तरीके से हटा दिया। सरकार ने कहा अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं चाहिए हमें, आप सामान खुल के बाहर बेचो। देखो, इन शॉर्ट सरकार का काम ये था कि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करे। एक्सपोर्ट प्रमोट होंगे तो देश अच्छा चलेगा, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में था, तो उसने कहा एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे सब सही हो जाएगा। तो सरकार ने क्या करा, एक्सपोर्ट के टैक्स को हटाया, इंपोर्ट के टैक्स को काफी हद तक कम कर दिया। जो कोटा रिस्ट्रिक्शन थी, कोटा रिस्ट्रिक्शन मतलब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, कि एक साल में कितनी क्वांटिटी का सामान हम भारत के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको कम कर दिया कि भाई ठीक है हटा देते हैं। मतलब कोटा की रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया कि भाई पहले 100 करोड़ था, चलो 500 करोड़ तक मंगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो इस रिस्ट्रिक्शन को भी सरकार ने क्या करा, कम कर दिया। और इंपोर्ट लाइसेंसिंग को भी अबॉलिश करा। क्या होता है, पहले अगर बाहर से आपको सामान मंगाना है भारत में तो आपको लाइसेंस लगते हैं इंपोर्ट के, बहुत सारे। अब तो लगते तो अभी भी है, पर बहुत सारे लगते थे, कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा भी लगते थे। सरकार ने कहा इस वजह से इंपोर्ट नहीं कर पाते हम ढंग से, ठीक है, काम का सामान भी नहीं मंगा पा रहे हैं, तो इसलिए सरकार ने कहा कि इसको हटा देते। कुछ हैजार्डियस है या कुछ एनवायरमेंट के लिए नुकसानदेह चीज है तो फिर आपको लाइसेंस लगेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा, क्या मंगा रहे हो, क्यों मंगा रहे हो, किस लिए मंगा रहे हो। इसके अलावा अगर आपको इंपोर्ट करना है तो बेसिक प्रोसीजर फॉलो कीजिए और सामान को इंपोर्ट करिए। क्लियर हो गया? तो ये हमारी गवर्नमेंट ने किया लिबरलाइजेशन, यानी कि ईज कर दिया, आजादी दे दी व्यापार में आने वाली परेशानियों। इसके बाद सेकंड जो पिलर है वो है प्राइवेटाइजेशन, यानी हमारी सरकार ने प्राइवेट के साथ हाथ मिला लिया। 1991 से पहले हम लोग जो है ना सरकार के हाथ में ही थे, पूरी तरीके से सरकार जो चाहेगी वही चलाएगी, जैसे जाना चाहती है वही चलाएगी, वैसे ही चलाएगी। पर 1991 के बाद सरकार ने कहा कि नहीं यार, प्राइवेट को भी आजादी दे दो, उनको भी बिजनेस करने दो। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, कि ओनरशिप राइट जो मालिकाना हक है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सरकार ने थोड़ा सा देना शुरू करा। अब कैसे शुरू करा? सबसे पहले सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करा, छोटा करा। सरकार के हाथ में जो पहले 17 इंडस्ट्री थी, सरकार ने कहा कि अब हमारा जो मोनोपोली अधिकार है, मतलब हमारे अलावा कोई नहीं करेगा, वो मोनोपोली अधिकार सिर्फ 3 इंडस्ट्री पे छोड़ा। कौन कौन सी? एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और डिफेंस इक्विपमेंट। इन तीनों के अलावा प्राइवेट किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है और हमारे साथ कंपीट कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है,
गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, तो सरकार के साथ कंपीट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट तुम भी आ जाओ और काम करो, बट हाँ, ये 3 अभी भी हमारे हैं, इन 3 पे तुम लोग नहीं आओगे। नेक्स्ट, जो ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज थी जो सरकार को लगी कि नहीं यार ये नहीं चल सकती, सरकार ने कहा ठीक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीन वगैरह है, प्राइवेट को बेच दो। क्या करो? प्राइवेट को बेच दो। प्राइवेट भी मजे आ गए, बोले सरकारी कंपनी मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, मशीनें मिल रही हैं, तो उन्होंने भी खरीद ली। तो जो ऐसी कंपनी थी जो गवर्नमेंट के हिसाब से लॉस मेकिंग थी, रिवाइव नहीं हो सकती थी, उनको बेच दिया। कुछ ऐसी थी जिनमें सुधार करना था, और वो सुधार सरकार नहीं कर सकती थी, तो सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में डिसइन्वेस्टमेंट करना। देखो, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब लगाया हुआ पैसा वापस ले लेना। तो जो ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज थी, सरकार ने कहा कि यार इसमें अपने शेयर को थोड़ा कम करते, बेच देते अपने शेयर बाजार में, ठीक है, जिससे पैसा भी आ जाएगा और साथ साथ में प्राइवेट भी इसमें आ जाएगा, तो वो भी काम बेहतर कर पाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं अपन की नई ताकत देने का काम हमारी सरकार ने किया। और जो सरकार को ऐसा लग रहा था कि नहीं यार हम ही सुधार सकते हैं, उनको सुधार दिया। कुछ ऐसी कंपनीज थी जो सरकार के हिसाब से थोड़ा सा अगर उनको आजादी दी जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब उनकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी अगर उनको आजादी दी जाए, कुछ एडिशनल पावर दी जाए, जैसे जॉइंट वेंचर कर लो, ठीक है, अपने लेवल पर फंड भी उठा लो और तुम अपने हिसाब से काम कर। तो सरकार ने उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने पे भी काम किया, और इसी के चलते सरकार ने नवरत्न कंपनीज निकाली। नव मतलब 9, रतन मतलब जेम्स, मतलब क्या था रत्न, वो वाला रत्न। तो ये वो 9 कंपनीज हैं जो सरकार के हिसाब से उनकी बहुत बड़ी ताकत थी, जिसने भारत को होल्ड कर रखा था गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, कुछ नाम देख लो, आप जानते होंगे इनको, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, सेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनटीपीसी, बेल, ये वो कंपनीज है जो सरकार की थी और सरकार के लिए बहुत कामगार कंपनी थी, या ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर था भारत देश के विकास के लिए। समझ में आ गया? तो ये था आपका प्राइवेटाइजेशन। तीसरा जो काम था या तीसरा जो पिलर था वो था ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन हम सब जानते हैं, इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी भारत की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ देना। सिंपल भाषा में उनको परमिशन दे देना कि यहाँ के बिजनेस करो, और अपने लोगों को परमिशन देना कि हाँ तुम एक्सपोर्ट करो, खुला हम नहीं रोक रहे तुमको। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड इकोनॉमीज, प्रमोटिंग ओपननेस, इंटरडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये सरकार ने ओके कर दिया कि भाई हम हर चीज बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, जो हमारे पास है हम उसको बेहतर बनाएंगे, जो बाहर से मंगाना है हम उसको बाहर से मंगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये करने के लिए सरकार ने क्या क्या काम किए? पहला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बाहर की कंपनी हमारे यहाँ कर सकती थी वो पहले 40% था, अब उसको बढ़ा के सरकार ने 51 कर दिया कि भाई आओ और तुम यहाँ पे बिजनेस कर लो, एफडीआई करो आके। आपने मैकडी अपने यहाँ खुला हुआ है ना भाई, यहाँ का तो है नहीं पर भी यहाँ खुला हुआ है, और चल भी सेंट्रल ही रहा है, ऐसा भी नहीं कि हमारे यहाँ का कोई राम श्याम मोहन सोहन चला रहा है उसको, चला भी वहां की थ्रू चल रहा है, पूरा का पूरा सेंट्रलाइज कंट्रोल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सरकार ने लिमिट को 51% तक बढ़ाया और फिर उसके बाद और इंक्रीज कर दिया। टैक्स जो लगता था उसको कम कर दिया, इंपोर्ट में लगने वाले टैक्स को कम करा और एक्सपोर्ट में लगने वाले टैक्स को हटा दिया। इंपोर्ट का टैक्स कम करने से क्या हुआ? कंपटीशन आया, बाहर से सामान आने लग गया। अब जब बाहर से सामान आया ना, तो हमारे लोगों को भी लगा कि नहीं यार बाहर से अच्छा सामान आ रहा है, हमें भी अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो कॉम्पिटिटिवनेस आ गई इसके अंदर। ठीक है, और टेक्नोलॉजी आ गई। कोटास को काफी ज्यादा कम कर दिया, या हम कह सकते हैं कोटा सिस्टम को हटा ही दिया सरकार ने कि नहीं ठीक है तुम जितना मंगाना चाहते हो मंगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम परमिशन दे रहे, कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, रुपी की कन्वर्टेबिलिटी कर दी। वही अपन ने देखा कि सरकार ने रुपी को मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर की आंखें चौड़ी हो गई, अब भारत में आ सकते हैं हम लोग, बिजनेस कर सकते हैं, भारत का मार्केट बहुत सॉलिड होने जा रहा है। ठीक है, तो ये काम हमारी सरकार ने ग्लोबलाइजेशन के तहत किया। अब जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड है ना, यानी कि दुनिया भारत के अंदर आ रही है, तो जब दुनिया भारत के अंदर आई तो एक नया कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। अब सर ये आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, सिंपल समझना। क्या होता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार जो बेसिक काम होते हैं ना डे टू डे वाले, जैसे फोन उठा के बात करना, प्रॉब्लम्स लेना, ठीक है, रिकॉर्ड विकॉर्ड रखना, एडिटिंग वगैरह, आजकल तो एडिटिंग बहुत काम का काम हो गया, पहले एडिटिंग वगैरह नॉर्मल काम जो है ना, ये अगर एक कंपनी खुद करेगी तो उसको जगह चाहिए, लोग चाहिए, उनको संभालना पड़ेगा, उनकी तनख्वाह, तो बहुत टिपिकल काम हो जाता है।
ग्लोबलाइजेशन के चलते आउटसोर्सिंग नाम का एक नया कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, जहां पर कंपनीज अपने बेसिक काम को दूसरे देश से करवा लेती थी। और भारत में क्या है, लेबर का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा कम है और लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए भारत देखते ही देखते आउटसोर्सिंग का ग्लोबल हब बन गया। मतलब पूरी दुनिया की कंपनीज अपने बेसिक काम को कराने के लिए भारत से लेबर हायर कर लेती थी। आपने देखा होगा कि आप कॉल सेंटर पे फोन लगाओ, ठीक है, कोई इंटरनेशनल कंपनी, तो भारत का ही व्यक्ति फोन उठा रहा है। क्यों? बोले बेसिक काम है, हम का माथा मारेंगे, तुम ही कर लो, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल उन्हें दे दिया। तो कंपनीज हायर एक्सटर्नल सर्विसेज मेनली फॉरेन, मतलब बाहर की कंपनीज ही, इंस्टेड ऑफ डूइंग देम इंटरनली, अब खुद नहीं करती हैं, वो बाहर के दूसरे देश से करवा लेती है जहां लेबर थोड़ी सस्ती हो। लो वेजेस स्किल्ड लेबर, हमारे यहां तो उसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और रहते रहते हमारी सरकार ने SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इनकी भी शुरुआत कर दी। अभी क्या है वो देखते हैं, पहले इधर देखो, मेक इंडिया द ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब। इन सब ने मिलकर भारत को एक ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब बना दिया। मतलब पूरी दुनिया की कंपनीज यहाँ के अपना काम करवा रही थी। कॉमन आउटसोर्स सर्विसेज जो भारत से आउटसोर्स होती हैं, जो भारत में लोग कर देते हैं, वो है कॉल सेंटर। भारत के लोग कॉल सेंटर में बहुत काम करते हैं, ठीक है। फिल्म की एडिटिंग करना, रिकॉर्ड कीपिंग करना, रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना, ये भारत में कंपनीज करवाने लग गई, जिससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हाँ ठीक है, हमारे लोग बेसिक काम कर रहे थे, पर फायदा हमारे लोगों को बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, अब एक टॉपिक अपन ने देखा, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये क्या है पहले इसको समझते हैं। तो SEZ का मतलब होता है एक ऐसे जोन, हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ ऐसे एरिया डिसाइड करे जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम दिया गया। यानी मान लो ये एक एरिया है जिसमें सरकार कह रही है कि अगर कोई कंपनी यहां के काम करती है, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम करती है, तो हम उसको थोड़े फायदे देंगे। फायदे सर कैसे देंगे? चीप रॉ मटेरियल, सस्ता रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे, 5 साल तक आपको यहां पर टैक्स नहीं देना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक फैसिलिटी सरकार बना के देगी। लेबर लॉज में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, थोड़ा ज्यादा काम करा सकते हो, और भी मतलब बिजली में भी थोड़ी छूट मिल जाती है, पानी में भी छूट मिल जाती है। सरकार ये सारे फायदे देती है अगर कोई कंपनी इन जोन के अंदर, इन एरिया के अंदर काम करती है। सर क्यों करती है सरकार? बहुत आसान है। क्या होता है, मान लो कि एक शहर है, अब एक शहर खत्म हो रहा है यहाँ, एक शहर है वो यहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा शहर शुरू हो रहा है यहाँ, यहाँ बीच में 50 किलोमीटर का एरिया है। अब ये 50 किलोमीटर का एरिया कैसे डेवलप हो? तो सरकार ने इस एरिया में यहाँ एक मान लो 20 किलोमीटर का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया, ठीक है, एक पूरा एरिया, कि भाई अगर कंपनीज यहाँ आके काम करती हैं तो हम उनको फायदे देंगे। अब कंपनीज को तो फायदा मिल रहा था, वो यहाँ आ गई। अब जब वो कंपनी यहाँ आएगी, तो व्यक्ति आ रहा है इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करने, या तो वो इस शहर का होगा या फिर इस शहर का होगा, तो रोज वो ट्रेवल करेगा। तो जब वो रोज ट्रेवल करेगा तो चाल धीरे धीरे बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, दुकानें भी खुलेंगी, मॉल्स भी बनने लग जाएंगे, और साथ साथ देखते ही देखते क्या होने लग जाएगा, यहाँ पर डेवलपमेंट भी होने लग जाएगा, प्रॉपर्टीज की रेट भी बढ़ने लग जाएंगे, तो सरकार को फायदा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सरकार ये काम करती है। आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं कि बेसिकली भारत में 2022-23 के हिसाब से किस राज्य में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये उसका चार्ट पूरा का पूरा दे रखा है। जैसे मैं राजस्थान से, तो हमारे यहाँ 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। समझ में आ गया? तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक जोन है जो सरकार ने एस्टेब्लिश किया है ताकि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो सके, और इसने भारत में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा किया। और देखते देखते अब ऐसा हो रहा है कि हमारे जयपुर में बना हुआ है ये, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहां है ना, वो पहले गांव का एरिया था। मतलब जयपुर शहर शायद 10 किलोमीटर पहले, 20 किलोमीटर पहले खत्म हो जाता था। अब वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन तक शहर ही चलता रहता है, क्योंकि वहां जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने शहर को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो डेवलपमेंट काफी अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब अगर पॉलिसी आई है और काफी चली है, तो उसके कुछ फायदे होंगे, नुकसान भी होंगे, पर पहले फायदों की बात करते हैं। तो अगर अपन कुछ अचीवमेंट बात करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, तो कौन कौन से हैं देखो, मैं बेसिक डिफरेंशिएटर लाया हूं ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए। पहला, हमारी जो जीडीपी है वो 5.6% से 7.6% तक पहुंच गई थी। 1990-91 में 5.6% थी, जो बढ़ के 7.6% पहुंच गई 2015-16 में। मतलब जीडीपी में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आने लग गया। कितना अच्छा फायदा है। दूसरा फायदा क्या है, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिनकी अपन ने बात की, वो 3,362 $3,362 मिलियन थे 1990 में, जो बढ़ के कितने हो गए, जो बढ़ के हो गए $25,186 मिलियन। मतलब आप देखो 3,000 से सीधा 25,000 पहुंच गए, क्योंकि हमारे यहां लोग बहुत सारे आने लग गए। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था वो हमारे यहां 1991 में $100 मिलियन के आसपास आता था,
जो अब बढ़ के कितना हो गया, जो अब बढ़ के $150 मिलियन तक हो गया। मतलब इंक्रीमेंट देख रहे हो, 1.5 गुना हो गया। इन्फ्लेशन की रेट जो मैंने बात की थी आपको 1991 में 17% हो गई थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी और 2001 तक 6.5% के आसपास पहुंच गए। जो फिस्कल डेफिसिट अपना 8.5% के आसपास था, वो कम होके 5% से भी कम हो गया, आज की तारीख में 3% के आसपास है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट बहुत ज्यादा था, वो कंट्रोल के अंदर आ गया और साथ साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जहां लगती थी उसको हटा दिया गया, तो भारत में एक्सपोर्ट भी बहुत स्पीड से बढ़ने लग गए। ये सारा फायदा कब हुआ, जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लगाई। कितना अच्छा फायदा हो गया ना। पर देखो क्या है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड है तो दूसरा टेल है। उसी प्रकार से अगर किसी पॉलिसी का फायदा है तो उसको नुकसान भी होगा। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने क्या क्या नुकसान दिए भारत देश को, उसके बारे में अगर अपन बात करें तो देखिए भाई साहब, बहुत भारी थे। मतलब मैं कहता हूं कि काफी ज्यादा बड़े बड़े नुकसान थे। पहला नुकसान, हमने जो अभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करी, इसमें भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर कहां है। भाई हम एग्रेरियन इकोनॉमी है, ऐसी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी। पर 1991 की पॉलिसी में इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, फॉरेन सेक्टर को बढ़ावा मिला, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिला, पर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात ही नहीं है। और इसी वजह से भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर शायद आज भी उतना डेवलप नहीं है जितना उसको होना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी कम होने लगे, बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही थी, एमएनसी आई, तो क्या हुआ, हमारे यहाँ जॉब कल्चर बढ़ा। पर बढ़ा तो सही, पर लोग जितनी जल्दी नौकरी पे लग रहे थे उतनी ही जल्दी नौकरी से निकल भी रहे थे। आप देखो गवर्नमेंट जॉब के अंदर कोई बंदा होता है तो वो लग गया, फिर रिटायर होके निकलता है। पर अगर प्राइवेट में कोई बंदा लगा है तो हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में निकल जाए। तो जॉब की सिक्योरिटी भारत देश में कम होने लग गई। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। छोटी इंडस्ट्री खत्म हो गई, मतलब खत्म तो नहीं पर काफी ज्यादा कम हो गई। अभी तक क्या था, 1991 से पहले हमारे जो छोटे लोग थे ना, वो धीरे धीरे काम कर रहे थे और धीरे धीरे बिल्ड हो रहे थे। अब जैसे ही बाहर की कंपनीज भारत में आई, हो गया कल्याण, खत्म हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि वो उनके पास पैसा था। तो वो जैसे ही भारत में आए, उन्होंने फटाक से वो काम कर दिया जो शायद हमारी छोटी इंडस्ट्री को करने में 5 साल लगते, उन्होंने आते 5 मिनट में कर दिया। तो हमारे यहाँ की छोटी इंडस्ट्री दबने लग गई, जिस वजह से भारत का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि भारत में अनबैलेंस ग्रोथ हो गई, अमीर ज्यादा अमीर बन गए, गरीब ज्यादा गरीब बनने लग गए। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी जो थी, बड़ी बड़ी सिटीज जो थी, वो तो चमकने लग गई, पर हमारे गांव, हमारी संस्कृति, ये सब पीछे रह गए। क्योंकि जो भी बड़ा बड़ा बाहर के लोग थे वो वहीं आते थे जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंडस्ट्री तो लग गई, पर बिजनेस वहीं हो रहा था जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोडें अच्छी हैं, फैसिलिटी सारी हैं, तो वो शहरों में ही था। तो हमारे गांव पीछे रह गए इस पर्टिकुलर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो सरकार ने प्राइवेट को करी, उससे हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर थोड़े से अटक गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके लिए फेवरेबल नहीं था। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था ना, वो पहले सबसे ऊपर था, अब वो नीचे आ गया, तो हमारे सेक्टर्स के बीच में अनइवन बैलेंस बनने लग गया। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने एक ऐसे ट्रेंड को जन्म दिया जो आज से पहले कभी नहीं था। उसका नाम था कंज्यूमरिज्म। 1991 के बाद और आज तक हम ब्रांड्स की बात सुनते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, लग्जरी गुड्स को खरीदने का काम करते हैं। ये 1991 से पहले नहीं था। 1991 में लोगों के दिमाग में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और लग्जरी आइटम्स, कंज्यूमर का प्रोडक्ट रिलेटेड इच्छाएं वो बढ़ने लग गए, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी लंबे समय में शायद नुकसान में आ सकती थी। आज आप देखते हैं कि हर घर में लोन लेके बैठा है बंदा। आईफोन लेना है तो कोई खाना नहीं खा रहा है, और कोई लोन लेके ले रहा है, कोई कुछ ना कुछ बेच के ले रहा है। तो वो क्यों है, क्योंकि ये मटेरियल चीजों की जो इच्छाएं हैं, ये इस 1991 की पॉलिसी ने बढ़ा दी, क्योंकि हमको एक्सपोजर मिल गया बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक आखिरी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से देखिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जन्म तो हो गया था 1948 में, पर इसका तब नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो 23 कंट्रियों ने मिलकर बनाई थी, जिसका काम था कि पूरी दुनिया में जब हम व्यापार करेंगे ना, तो हम आपस में कुछ ट्रेड एग्रीमेंट बना के करते हैं, ताकि हम आपस में जब भी व्यापार करेंगे थोड़ी आसानी हो जाए, किसी के साथ कोई नुकसान ना हो, किसी के साथ कोई अनइवन एडवांटेज ना मिले। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार करने के लिए कुछ गवर्नमेंट्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन का
गठन किया। 1995 तक इसका स्कोप बढ़ गया और इसको नाम दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। ठीक है, जिसका काम था कि देशों के बीच में ट्रेड बैरियर्स को हटाए, जो व्यापार में जो ये रिस्ट्रिक्शन लगते हैं इनको हटा दो। भारत भी इसका मेंबर है और इसलिए भारत ने भी सारे बैरियर्स हटा दिए। ठीक है, आज अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है और इसमें 164 मेंबर कंट्री हैं और साथ साथ में 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स भी हैं। भारत इन्हीं में से कि एक मेंबर कंट्री है, यानी कि भारत इसका एक मेंबर है, तो इसके अंदर मिलने वाले सारे फायदे जो हैं वो भारत को भी मिलते हैं। सर कौन कौन से फायदे मिलते हैं? देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है पहले उसको देखेंगे। काम क्या करती है, रोल क्या है, तो इसका जो रोल है वो क्या है, देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल है ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करना। ये मदद करती है ग्लोबल ट्रेड में। अगर आपको एक देश को दूसरे देश के साथ व्यापार करना है तो ये उसको थोड़ा आसान बना देगी, एक टेबल पे बैठ के बात करा देगी। ठीक है, फाइनेंशियल एड यानी फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड कराती है। अगर किसी देश को ट्रेड करना है, पैसे की कमी है, बाद में दे देगी, तो WTO उसकी मदद करती है। टैरिफ में आने वाले बैरियर्स या टैरिफ बैरियर्स को हटाती है, यानी फोकट के टैक्स वैक्स हटा देती है। भाई अगर आप हमारे मेंबर हो तो आपको किसी प्रकार कोई एडिशनल टैक्स लगा के व्यापार करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को मॉनिटर करती है। हम कहते हैं इट ऑफर्स या इट एक्ट एज अ वॉच डॉग इन इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब देखती रहती है, हाँ भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो तुम, ये चीजें देखती रहती है। ठीक है, फोरम फॉर ट्रेड टॉक्स, यानी कि अगर कोई व्यापार से रिलेटेड बात करनी है तो ये एक तरीके का फोरम है जहां सारी कंट्री बैठ के बात कर सकती हैं। ये ट्रेड स्ट्रेटेजी को लेकर के एक प्लेटफॉर्म बनाती है जहां पर सारी देश जो है बैठकर व्यापार की स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करते हैं, और अगर कोई गड़बड़ हो रही है ना तो ये एक ऐसा जगह है जहां पर उन गड़बड़ों को क्लियर किया जाता है, उन डिस्प्यूट्स को हटाया जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आसान है। ठीक है, चलो तो बालकों ये हो गया आपका 1991 का पूरा चैप्टर समाप्त। इसके बाद बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। बट जाने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने हमारी जो पुस्तकें हैं ना, जो हमारी हेल्प बुक्स है, उसको नहीं लिया है तो ले लो भैया। ये ऐसी हेल्प बुक्स हैं जो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर देगी। ये मैक्रो है, इंडियन ने थोड़ी दूर रखी है, और ये है बिजनेस स्टडीज की हेल्प बुक। ऑलरेडी हजारों बच्चे इसको लेकर अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर रहे हैं। अब जब आपके पास समय कम होगा तो आप मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ोगे, उस समय एक ऐसी किताब जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, वो भी काफी कम पेजों में, वो आपके लिए सबसे परफेक्ट रहेगी। ठीक है, तो लेने के लिए आप चाहो तो Amazon से ले सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट से ले सकते हो। हमारी वेबसाइट से थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, Amazon COD आपको प्रोवाइड कराता है, और जो भी लोग लेंगे उनको हमारी तरफ से फ्री स्टिकर्स मिल रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए जाके ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए नमस्कार।